नमस्कार साथियों। भारत के लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का स्वरूप देखने को मिलता है। या भारत में कभी कभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी राजनीति को साधने के लिए या अपने क्षेत्र के विकास के लिए भीड़ तंत्र की आवश्यकता महसूस होती है, संख्या बल की आवश्यकता महसूस होती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? हाल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी ने एक बयान दिया। वे अपने अपने राज्य के लोगों से, दक्षिण भारत के लोगों से जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं, अधिक बच्चे पैदा करने की बात करते हैं। अब ये बात वे क्यों कहते हैं? जहां पूरे देश में जनसंख्या के नियंत्रण की बात होती है, वहीं दक्षिण भारत के दिग्गज नेता क्यों जनसंख्या को बढ़ाने की बात दक्षिण भारत के लोगों से कहते हैं? दरअसल इसके पीछे एक ही कारण है, जो है परिसीमन का। परिसीमन होना है, जिसमें कि लोकसभा की सीटों का आवंटन होना है, विधानसभा की सीटों का आवंटन होना है। इसमें महत्वपूर्ण है लोकसभा की सीटों का आवंटन, क्योंकि इसमें जो मानक है जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होना है। जहां जनसंख्या अधिक होगी वहां अधिक लोकसभा की सीटें उस क्षेत्र को प्राप्त होंगी। दक्षिण भारत के नेताओं की चिंता का जो विषय है कि दक्षिण भारत में क्योंकि जनसंख्या उत्तर भारत की अपेक्षा कम है, इस आधार पर दक्षिण भारत को लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम प्राप्त होगा, यानी सीटें कम प्राप्त होंगी। इससे उनका अंदेशा है, इससे उनकी जो चिंता है कि उत्तर भारत के सम्मुख दक्षिण भारत के जो मुद्दे हैं, जो आवाज है, वह दब जाएगी, या दक्षिण भारत की पार्टियां दिल्ली में अपना दमखम दिखा पाने में कमजोर हो जाएंगी। तो ये चिंता का विषय कहीं ना कहीं उन्हें इस निष्कर्ष पर लेकर आया है कि वे अपने लोगों से जनसंख्या को बढ़ाने की बात करते हैं, और दक्षिण भारत में अपने राज्यों में जनसंख्या को बढ़ाने से वे भी लोकसभा में अधिक सीटें प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन एक लंबा ये जो है एक प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर भारत में, तो दक्षिण भारत जो कि इसमें काफी हद तक सफल हुआ है। अब उतने लंबे चलाए गए कार्यक्रमों के बाद ये कही गई बात तो कुछ इस प्रकार है कि उन पूरे प्रयासों पर पानी फेर देने जैसा। हालांकि उनके द्वारा की गई इस अपील का प्रभाव कितना होता है कितना नहीं, ये अलग बात है, लेकिन यह चर्चा का विषय है कि उनके द्वारा जो ये बात कही गई, ये उनकी चिंता को दर्शाता है, और यह एक तरह से ठीक भी है। दक्षिण भारत ने जिसने कि अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण किया, अपने लोगों में जागरूकता फैलाई, अपने लोगों में शिक्षा का प्रसार किया, विकास भी उन्होंने अधिक किया, उसके बावजूद यदि राजनीति में, लोकसभा में उनके प्रतिनिधित्व को कम किया जाता है, जहां कि उन्होंने सरकार की योजनाओं को ठीक प्रकार से आगे बढ़ाया है, उन्होंने सरकार की योजनाएं, जो सरकार की पॉलिसी है जनसंख्या नियंत्रण, उन्होंने वह करके दिखाया है। उन्हें पुरस्कृत करने के बजाय आप उन्हें दंड दे रहे हैं, ये करके कि दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व दिल्ली में यानी लोकसभा में कम करके। तो इस प्रकार से आप उन्हें निराश नहीं कर सकते हैं, और यही उनकी चिंता है, क्योंकि मानक जो है लोकसभा की सीटों के आवंटन का, वह जनसंख्या के आधार पर ही है। यानी जनसंख्या जहां अधिक होगी वहां लोकसभा की सीटें अधिक होंगी। तो इस चिंता के कारण ही वे इस निष्कर्ष पर आए हैं कि उन्होंने अपने यहाँ यानी दक्षिण भारत में लोगों से यह अपील की है कि वे जनसंख्या को बढ़ाएं। इस संदर्भ में हम 70 के दशक में चल सकते हैं, और इसी प्रकार की समस्या वहां भी एक बार देखने को मिली। तो 70 के दशक में जब भारत में जो है खाद्यान्न की भी कमी हुआ करती थी, उस समय पर हरित क्रांति तो जो है आ गई थी, लेकिन उसके परिणाम आने अभी बाकी थे।
अभी लोग जो है भूख लोगों में थी, यानी कि आज भी उस समय तक भी 1970 में भी उस दशक में भी भारत खाद्यान्न को लेकर पूरी तरह से विदेशों से आने वाले आयात पर ही निर्भर था। यानी विदेशों से आयात किया गया खाद्यान्न भारत के लोगों की भूख को मिटाता था। हरित क्रांति के प्रभाव अभी आने बाकी थे। तो ये उस दशक की बात हो रही है, 1970 के दशक की। उस समय पर भी इसी प्रकार की बात की जा रही थी। जनसंख्या को लेकर तब बहुत से बुद्धिजीवी और दुनिया के लोग, दुनिया के देश ये कह रहे थे कि भारत में आने वाले 10, 20, 30 वर्षों में जनसंख्या का कुछ इस प्रकार से वृद्धि होने वाली है, कुछ इस प्रकार से विस्फोट होने वाला है कि भारत में लोगों के पास खाने के लिए भी भोजन नहीं होगा। अब इस दशा में सरकार ने उस समय पर जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर बहुत से कार्यक्रम चलाए। इन कार्यक्रमों में बहुत से कार्यक्रम तो अच्छे भी थे और कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम जैसे नसबंदी का जो पूरा कार्यक्रम चला, खासकर आपातकाल के दौर में, तो ये बड़ा जो है एक तरह से आलोचनात्मक रहा, आलोचनाएं इस पर होती रही हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम तमाम उस समय पर चलाए गए जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। अब जब बाद में इसके परिणाम देखे गए तो परिणाम में ये निकल कर आया कि दक्षिण भारत में इन कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से चलाया गया है, नियमित ढंग से चलाया गया है, लेकिन उत्तर भारत में ये कार्यक्रम उतने प्रभावी नहीं रहे। हम जो हैं जनसंख्या को नियंत्रित कर पाने में उत्तर भारत में सरकारें जो हैं सक्षम रही। दक्षिण भारत में ये प्रोग्राम कार्य कर रहे थे, ठीक प्रकार से कार्य कर रहे थे। इससे वहां पर जनसंख्या की दर, जो जनसंख्या की वृद्धि की दर थी, वह घटकर सामने थी। तो 70 के दशक में ही ये बात जो है निकलकर सामने आई कि दक्षिण भारत में इस तरह के प्रोग्राम कार्य कर रहे थे, वहां जनसंख्या नियंत्रित हो रही थी। अब देखिए, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा में सीटों का आवंटन होता है और सीटों का आवंटन हर 10 वर्ष में होता है। हर 10 वर्ष में एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है। जनसंख्या जो जनगणना होती हैं हर 10 वर्ष में होती हैं और उस जनगणना के अगले वर्ष ही एक परिसीमन आयोग बनाए जाने का प्रावधान है। तो क्योंकि 1952 में पहला परिसीमन आयोग बना, उसके बाद 1961 की जनगणना के बाद 1962 में जो है परिसीमन आयोग बना, 1971 की जनगणना के बाद 1972 में परिसीमन आयोग बना। उसके बाद परिसीमन आयोग नहीं बना क्योंकि 1976 में एक संविधान में संशोधन कर दिया गया कि अब जो है राज्यों में जितनी जितनी लोकसभा की सीटें आवंटित कर दी गई हैं उन्हें वैसे ही रखा जाएगा, उन्हें नहीं बदला जाएगा। ये क्यों था? इसीलिए क्योंकि दक्षिण भारत के नेताओं को उस समय पर भी उनका यही आरोप था कि हमने जनसंख्या को नियंत्रित किया है और हमारे यहाँ जनसंख्या कम हो गई है, इसकी वजह से हमें लोकसभा में अब प्रतिनिधित्व कम मिलेगा अपेक्षाकृत उत्तर भारत के, क्योंकि उत्तर भारत में जनसंख्या नियंत्रण के जो कार्यक्रम थे वे ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे थे, वे ठीक प्रकार से नहीं चलाए जा रहे थे, जिसकी वजह से उत्तर भारत में लगातार जनसंख्या वृद्धि की जो दर थी वो वैसी की वैसी बनी रही। तो इससे उस समय पर भी दक्षिण भारत के नेताओं को जो है का यही उस समय पर भी कहना था और आज भी दक्षिण भारत के नेताओं का यही कहना। तो 1972 के परिसीमन आयोग के बाद जो है 2002 में परिसीमन आयोग बना। 2001 की जनगणना के बाद उसके आधार पर 2002 में जनगणना जो है परिसीमन आयोग बना और इस परिसीमन आयोग से भी जो है चीज़ों को यथावत रखा गया और कहा गया कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी उस जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। तो क्योंकि देखिए 2021 की जनगणना के आंकड़े तो हमारे पास नहीं हैं, लेटेस्ट जो आखिरी 2011 की जनगणना है, 2021 कोरोना और इत्यादि की वजह से जो है जनगणना उस समय पर नहीं की गई। अब जो जनगणना होनी है उसने जो समय काल है 2031 में होना है। तो 2026 के बाद जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जा सकता है।
तो ये प्रावधान है। तो यहाँ पर इसी बात को लेकर दक्षिण भारत के नेताओं का ये अंदेशा है कि जब परिसीमन होगा तो उन्हें लोकसभा में कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी जो हैं, उन्होंने 16 सीटें जो हैं प्राप्त की लोकसभा में, और उसके बाद गठबंधन में वे एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं और उन्होंने अपने राज्य के लिए खास पैकेज प्राप्त किया। तो दक्षिण भारत के अन्य नेता भी सोचते हैं हम भी क्यों नहीं ऐसा कर सकते। तो वे भी अधिक से अधिक सीटें जो हैं लोकसभा में अपने प्रतिनिधित्व को चाहते हैं। हर राज्य ऐसा चाहता है। तो इस प्रकार के आरोप जो है दक्षिण भारत के राज्य इस समय पर परिसीमन को लेकर इस प्रकार का अंदेशा उनके मन में है कि इस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिलेगी कि हमारी आवाज उत्तर भारत की राजनीति के नीचे दबकर रह जाएगी, क्योंकि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। और इससे वे इस निष्कर्ष पर आते हैं कि दक्षिण भारत के लोगों से जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं कि कभी कभी किन्हीं क्षेत्रों के विकास के लिए भी भीड़ तंत्र या संख्या बल आवश्यक दिखने लगता है। ये केवल राजनीतिक पार्टियों की राजनीति के लिए केवल नहीं है, बल्कि ये एक आवश्यकता भी बन जाता है। जबकि एक पक्ष यानी उत्तर भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ रही हो और दक्षिण भारत में जिसने सरकार की योजना यानी जनसंख्या नियंत्रण को ठीक प्रकार से लागू किया, उस पर कार्य किया, उसे ही यह इस प्रकार से निराश होना पड़ रहा है। तो यह निश्चित रूप से दक्षिण भारत के नेताओं के लिए चिंता का विषय है। साथियों, लोकतंत्र में संख्या बल का बड़ा महत्व होता है। ये जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, यह भी संख्या बल को लेकर ही है। पिछड़ों के वोट को लेकर मारामारी है, ये बात आप समझते हैं। बटेंगे तो कटेंगे का नारा आपने सुना, ये इसी बात को लेकर है कि वे आपको जातियों में बांटने का प्रयास करेंगे और आप धर्म के नाम पर एक रहना। ये बात सोचने की तो है कि वे लोग जो धर्म की राजनीति का विरोध करते हैं, उनके लिए जातियों की राजनीति कैसे ठीक हो जाती है। कांग्रेस के कोई नेता धर्म की राजनीति का जितना विरोध करते हैं, जातियों की राजनीति का भी उतना ही विरोध उन्हें करना चाहिए। यदि कांग्रेस की राजनीति में जातियों की राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति में हिंदुओं में उन्हें जातियां दिखती हैं, तो बीजेपी यदि अपनी राजनीति में धर्म के नाम पर हिंदुओं की जातियों को एक करने का प्रयास करती है, तो यह भी गलत नहीं है।